नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली जो हमारा भारत है वो किन चट्टानों से मिलकर के बना है, आज हम इसको जानेंगे। विद्यार्थियों, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, या अगर पढ़ते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता। तो इस वजह से इस टॉपिक को आज हम पूरा कवर करेंगे। बेहद ही आसान है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पेपर में इससे अच्छे सवाल आ जाते हैं। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा फिर आपसे होगा नहीं किसी भी स्थिति में। तो चलिए, टॉपिक है हमारा विद्यार्थियों भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत का भूगर्भिक इतिहास, किस तरीके से भारत जो है बना है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम भारत को जान लें। भारत के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ने से पहले हम जरा भारत की बात कर लें। तो भारत की बात की जाए विद्यार्थियों, तो ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि पृथ्वी हमें आज दिखाई देती है, हमेशा से वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी प्रारंभिक अवस्था में जितने भी महाद्वीप और महासागर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे महासागर और महाद्वीप एक ही जगह स्थित थे। यानी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो एक जगह केंद्रित थी। और वो जो एक पूरा मिला जुला जो भूखंड था, जैसे आज बहुत सारे महाद्वीप हैं, पहले ये सारे के सारे आसपास थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो वो जो एक जुड़ा हुआ महाद्वीप था विद्यार्थियों, उसको हम कहते थे पैंजिया। ठीक है, वो हिस्सा था पैंजिया। पैंजिया के चारों ओर जो महासागर था उसका नाम था पैंथिलसा महासागर। कालांतर में क्या हुआ, पैंजिया दो हिस्सों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड बना ऊपर वाला हिस्सा, उत्तरी जो उत्तर वाला हिस्सा था पैंजिया का, जो टूट करके अलग हो गया, वो बना अंगारा लैंड। और नीचे वाला हिस्सा, जो दक्षिण वाला हिस्सा था, वो बना गोंडवाना लैंड। मैं आपको बता दूं, भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जब हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम इन चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि भारत जो है प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि भारत किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप जवाब देंगे भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड में तो ये था ही, इसके अतिरिक्त भारत जो है विद्यार्थियों बिल्कुल जुड़ा हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से। यानी भारत का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे, ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका के हिस्से के साथ बिल्कुल जाकर के सेट हो जाएगा। इसे जिक्सो थ्योरी कहा जाता है। यानी ये सारे के सारे हिस्से एक ही थे, जो समय के साथ अलग हो गए। यदि आप इन्हें दोबारा से मिला दोगे तो हर हिस्सा अपने पड़ोसी के हिस्से से बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब भारत में बहुत सारे प्रकार की जो है चट्टानें पाई जाती हैं। और मुख्य रूप से अगर हम देखिए चट्टानों की बात करें, तो भारत में एक हिस्सा है दक्षिण वाला, कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और एक है उत्तर का हिस्सा। ठीक है, उत्तर वाला हिस्सा जो है विद्यार्थियों वो चट्टानों के लिहाज से नवीन है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको नवीन चट्टानें मिलती हैं, ये हिस्सा काफी नवीन है। वहीं हम दक्षिण भारत की बात करें, कर्क रेखा के नीचे के हिस्से की बात करें, तो ये हिस्सा काफी पुराना है। तो भारत में नवीन चट्टानें और प्राचीन चट्टानें दोनों ही प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से आज जिस विषय को हम डिस्कस करेंगे वो है प्रायद्वीपीय भारत का भूगर्भिक इतिहास, क्योंकि एक्चुअल में यहीं पर चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अच्छा, प्रश्न ये भी हो सकता है कि चट्टानें यहीं क्यों पाई जा रही हैं, आखिरकार इस क्षेत्र में क्यों नहीं पाई जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है सिंधु और गंगा का मैदान। मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है सिंधु और गंगा का मैदान। जैसे आप यहां देख पाओगे कि यहां से एक नदी आ रही है जो जाती है पाकिस्तान में, ये है सिंधु। इसके अलावा यहां से एक नदी आती है जो कि है गंगा, है ना, हम लोग ये बात जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये है सिंधु और गंगा का मैदान। मैदान इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है पहले अस्तित्व में नहीं था। इस इलाके को बनाया है गंगा और सिंध के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों ने। तो ये जलोढ़ मैदान है विद्यार्थियों, ये इन मिट्टियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए मिट्टी के कण हैं उनके द्वारा बना हुआ है। तो ये काफी नवीन हिस्सा है और अभी भी बन रहा है।
बात करें हम इस हिस्से की तो ये गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ था। इस वजह से चट्टानें जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही या प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में या मुख्य रूप से इस एरिया में जहां पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, इन इलाकों में चट्टानें जो है नवीन प्रकृति की हैं या वो पुरानी प्रकृति की नहीं है। क्यों नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हिस्सा काफी नया है और ये हिस्सा पुराना है। फिलहाल आज जो हम चर्चा करेंगे वो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की ही करेंगे और दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से जो चट्टानें हैं इनका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों की बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहली चट्टान हमें देखने को मिलती है, सबसे प्राचीन, देखिए यहां जो हम क्रम पढ़ेंगे वो प्राचीन से नवीन की ओर पढ़ेंगे और यहां ये जो क्रम लिखा हुआ है ये प्राचीन से नवीन की ओर ही है। यानी अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि बताइए सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी मिलती हैं भारत में, तो फिर आपको इस क्रम को याद रखना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और इसके आगे एक प्रकार की चट्टानें और होती हैं विद्यार्थियों जिन्हें कहा जाता है दक्कन ट्रैप। तो हम इन सभी चट्टानों को विस्तृत रूप से जानेंगे और इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चर्चा होगी विद्यार्थियों आर्कियन क्रम की चट्टानों की। मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो प्राचीन चट्टानें हैं वो है आर्कियन चट्टानें। सबसे प्राचीन चट्टानें हैं विद्यार्थियों आर्कियन चट्टानें, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो ये प्राचीन है। अच्छा, सबसे पहले हम इनकी चर्चा क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो ये प्राचीन है, दूसरा मैं आपको बता दूं जिस समय में आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, ध्यान रखेंगे जिस समय में आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी उसी समय में पृथ्वी के इतिहास का 86.6 भाग का निर्माण हुआ। ध्यान रखेंगे जिस समय में आर्कियन क्रम की चट्टानें धरती पर बन रही थी उसी समय में धरती का 86.6% भाग बन गया उसी समय में। ध्यान रखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि आर्कियन क्रम में ही जिस समय आर्कियन क्रम की चट्टानें बन रही थी उसी समय में धरती का 86.6% हिस्सा जो है बनकर तैयार हो गया। बात करें आर्कियन चट्टानें किस प्रकार की हैं, तो मैं आपको बता दूं आर्कियन चट्टानें जो हैं आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक टाइप की ये जो है चट्टानें हैं। अच्छा, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं विद्यार्थियों, तो मैं आपको बता दूं आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है लावा से। कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं धरती के गर्भ में, धरती बेहद ही गर्म है, धरती का गर्भ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ पर कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पिघली हुई अवस्था में है, पत्थर भी पिघले हुए अवस्था में है। तो जब पत्थर पिघल जाते हैं तो धरती के गर्भ में जो पिघले हुए पत्थर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्मा, लेकिन जब वो विभिन्न कारणों से धरती के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं लावा। चीज एक ही होती है, धरती के गर्भ में अंदर है तो मैग्मा है और बाहर आ गई तो बन गया लावा। और वही लावा जब ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उससे निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। जब हम चट्टानें पढ़ेंगे तो हम इसको जानेंगे कि आखिरकार चट्टानें कैसे बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे तब। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं और जब हमने आग्नेय प्रकार की चट्टानें कह दिया तो मतलब ये है कि ये लावा से निर्मित चट्टानें हैं विद्यार्थियों। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। अब इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, मैं आपको बता दूं इन चट्टानों में आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे। अच्छा, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं जीवों के अंश। भाई वे जीव जंतु जो धरती में दब गए उन्हीं से तो जीवाश्मों का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं उस समय की जब धरती बिल्कुल बन रही है। मैंने आपको बताया ये वो समय है जब धरती पूरी बनी भी नहीं है, केवल 86% ही बनी है, 86.5%। और यहां तो पूरी पृथ्वी बनी भी नहीं है। जब पृथ्वी ही नहीं बनी है तो जीव जंतु कैसे आएंगे? भाई जीव जंतु तो बहुत बाद में आए हैं। तो जब जीव जंतु हैं ही नहीं, जब धरती ही पूरी नहीं बनी है, केवल 86% बनी है, तो जीव जंतुओं का कोई मतलब बनता नहीं है। और जीव जंतु जब नहीं है तो जीवाश्म भी यहां पर किसी प्रकार का कोई नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है, यहां जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो चट्टानें हैं, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों से
प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है गुजरात से आप लेकर चले जाइए नीचे तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से इधर बंगाल तक, ये पूरा का पूरा इलाका, ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा जो है विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही बना हुआ है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा बना है विद्यार्थियों किस क्रम की चट्टानों से, आर्कियन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अगर हम क्षेत्र की बात करें कि ये अब आज हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपको मिलेंगे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में और छोटा नागपुर के पठार में। मैप पर आप इसको देख सकते हो। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ओडिशा और छोटा नागपुर का पठार, इन क्षेत्रों में मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पहले क्रम की चट्टानें जिन्हें हम कह रहे हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले आई। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें जब सबसे पहले आई तो समय के साथ इन चट्टानों का अपरदन हुआ। भाई धरती पर आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों ही काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं। जब भी कोई चट्टान का निर्माण हो जाता है तो उस पर जो बाह्य प्रक्रम होते हैं, जैसे वायु है, जल है, धूप है, ये वर्षा है, ये सारे के सारे उस पर काम करते हैं और उसको घिसना शुरू कर देते हैं। यही हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानों के साथ। समय के साथ जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में घिसाव हुआ, उनका अपरदन हुआ, तो उन्हीं के अपरदन के फलस्वरूप निर्माण हुआ विद्यार्थियों धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। ध्यान रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो चट्टानें बनी हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनी हैं। अच्छा, अब इन्हें धारवाड़ क्यों कहते हैं? तो इनका जो जन्म है विद्यार्थियों, ये जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के शिमोगा जिले के धारवाड़ स्थान पर। ध्यान रखेंगे, इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। ठीक है, धारवाड़ नामक स्थान है शिमोगा जिले में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है कर्नाटक के शिगोमा जिले में स्थित धारवाड़ नामक स्थान पर। तो उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ है, इस वजह से हमने इन चट्टानों को नाम दे दिया क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के शिगोमा जिले के धारवाड़ नामक स्थान पर ये पाई जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो चट्टानें हैं विद्यार्थियों, भाई सबसे पहली चट्टानें आर्कियन है। आर्कियन के बाद, ठीक है, आर्कियन के बाद जो चट्टानें विकसित हुई वो है धारवाड़ क्रम की। तो सबसे पहले चट्टानें हुई कौन सी? सबसे पहले चट्टानें हुई आर्कियन। उसके बाद जब उनका अपरदन हो गया तो उन्हीं के स्थान पर जो दूसरी चट्टानें जमा हो गई वो हो गई धारवाड़। इसी वजह से धारवाड़ चट्टानों को हम कहते हैं प्राचीनतम परतदार चट्टान। ध्यान रखना, धारवाड़ चट्टानों को प्राचीनतम परतदार चट्टान कहा जाता है, सबसे पुरानी परतदार चट्टान। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि सबसे पहले थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के ऊपर वर्षा का, धूप का, धूल का, है ना, और हवा का, इन सब का प्रभाव पड़ा। इस वजह से वो घिस गई और उनके ऊपर नए प्रकार की चट्टानें जो है जन्म लेती हैं। उन्हीं के सापेक्ष जो है नए प्रकार की चट्टानें जन्म लेती हैं, जो कि थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसी वजह से धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम परतदार चट्टानें यही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के साथ विद्यार्थियों कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है खनिज से भरपूर हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज से भरपूर हैं। यहाँ आपको भांति भांति के बहुत सारे खनिज मिल जाएंगे, जैसे सोना हो गया। ठीक है, यहाँ आपको सोना मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, टंगस्टन मिल जाएगा, अभ्रक मिल जाएगा। ये सारी की सारी जो खनिज हैं आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलेंगे। तो खनिज की दृष्टि से अगर हम देखें विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर हम खनिज की दृष्टि से देखें तो खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खनिज से परिपूर्ण हैं ये चट्टानें। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि खनिज की दृष्टि से भारत में सबसे समृद्ध चट्टान तंत्र कौन सा है, तो आप जवाब देंगे धारवाड़। ठीक है,
खनिज की दृष्टि से सोना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। बात करें जीवाश्मों की, तो यहां जीवाश्म है क्या? तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किससे बनी है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से। और जो चीज आर्कियन क्रम की चट्टान से बनी है, अब जब आर्कियन में ही जीवाश्म नहीं है और ये जो है आर्कियन से बनी है, तो इसमें जीवाश्म होंगे क्या? इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। जब इसके पूर्ववर्ती में ही जीवाश्म नहीं है तो इसमें होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो चीज इजी से बनी है, भाई धारवाड़ बनी है आर्कियन से, आर्कियन में जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं यहां जीवाश्म है नहीं, यहां फॉसिल है नहीं, तो यहां फॉसिल नहीं है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनके विभिन्न क्षेत्रों में काफी सारे नाम हैं। जैसे पूर्वी दक्कन प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सासर श्रेणी कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसकी मैं लिस्ट लगा दूंगा तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, यहां पर पूर्वी दक्कन प्रदेश में इन्हें सासर श्रेणी कहकर पुकारा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। हजारीबाग में इसे कहते हैं गोंडाइट श्रेणी। विशाखापट्टनम में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कूदोराइट श्रेणी कहकर पुकारा जाता है। गुजरात में इन्हें कहते हैं चंपानेर श्रेणी। दिल्ली में इन्हें कहते हैं अरावली श्रेणी। असम में कहते हैं शिलोंग श्रेणी। ठीक है, और बालाघाट में इन्हें कहते हैं चिली श्रेणी। ये सारे के सारे नाम हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के, और इन्हीं क्षेत्रों में ये जो है पाई जाती है। अगर हम देखें इनका विस्तार कहां कहां है विद्यार्थियों, तो बहुत ही कॉमन सी बात है भाई, आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही बनी है, तो सामान्य रूप से जहां आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं उन्हीं के आसपास आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, क्योंकि इनका निर्माण इन्हीं से हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्षेत्र इनके सेम है। अब आर्कियन का जब अपर्दन हुआ तो बनी धारवाड़, और जब धारवाड़ का अपर्दन हुआ तो बनेंगी नए प्रकार की चट्टानें जिन्हें हम कहते हैं विद्यार्थियों कुडप्पा। ठीक है, तो आर्कियन का अपर्दन हुआ बनी धारवाड़, धारवाड़ का अपर्दन हुआ तो बनी कुडप्पा। अच्छा, कुडप्पा इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान पर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान पर। इसी कारण से इन्हें कहा जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। जन्म हुआ है कहां? जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान पर, इस वजह से हम इन्हें कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। विद्यार्थियों, ये चट्टानें बनी हैं किससे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से। ठीक, और मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए कुडप्पा क्रम की चट्टानों का, तो इनमें देखिए खनिज तो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर हम खनिजों की बात करें तो 98% तक जो खनिज है हमारे 98% खनिज तो तकरीबन हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिल जाते हैं। तो कुडप्पा में कुछ खास बचता नहीं है, केवल 2% खनिज ही यहाँ पर हमें मिलते हैं। बहुत ही कम खनिज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, क्योंकि कुछ खास जो है यहाँ पर बचता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट बात है कुडप्पा श्रेणी से वो ये है कि आपने नाम सुना होगा पूर्वी घाट का। आपने नाम सुना होगा पूर्वी घाट का, तो जो पूर्वी घाट श्रृंखला है वो मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है। ध्यान रखेंगे, पूर्वी घाट जो श्रृंखला है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही निर्मित है। अच्छा, पूर्वी घाट किधर है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। मैं आपको हालांकि ये बात बता चुका हूं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला गुजरात से लेकर आप चले जाइए नीचे केरल तक और तमिलनाडु तक, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये है विद्यार्थियों पश्चिमी घाट, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये है पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए पूर्वी घाट का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो आप जवाब देंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट मतलब पूरब का जो हमारा समुद्र तट है जिसमें बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु शामिल होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये किनारे किनारे का ये निर्मित है किससे विद्यार्थियों? ये निर्मित है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान में, ये से आप नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं,
राजस्थान में जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है दिल्ली श्रेणी। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों, दिल्ली श्रेणी। दिल्ली श्रेणी कहां मिलेगी आपको? दिल्ली श्रेणी मिलेगी राजस्थान में, ध्यान रखना। दिल्ली श्रेणी कहां मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। और दिल्ली श्रेणी जो है किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली श्रेणी जो है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ही उदाहरण है। अब देखिए, कुडप्पा चट्टानों को पढ़ने के बाद जो अगली चट्टानें हैं विद्यार्थियों वो हैं विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। अगली जो चट्टानें हैं विद्यार्थियों वो हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। अब नामकरण हम देखें इनका कि विंध्य क्रम की चट्टानों का नामकरण क्या है। तो आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा जिसका नाम है विंध्याचल, ठीक है। तो ये जो है विंध्याचल पर्वत से ही इसका नाम जो है रखा गया है विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। जैसे ही आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलना शुरू करोगे, ठीक है, आप उत्तर भारत से एंटर करोगे दक्षिण भारत में, तो आपको बैक टू बैक 3 श्रृंखलाएं पड़ेंगी जिनके नाम है विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ठीक है। जब हम भारत के पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, जब भारत के पर्वत हम पढ़ेंगे तो उसमें ये तीनों हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना जान लो कि ये है उत्तर का मैदान और नीचे है प्रायद्वीपीय पठार। तो उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में बैक टू बैक 3 श्रृंखलाएं हैं जिसमें सबसे बड़ी श्रृंखला है विंध्य श्रृंखला, ठीक है। तो बिल्कुल बीच में पड़ जाती है ये, उत्तर और दक्षिण के बीच में, यानी दक्षिण का प्रवेश द्वार हम इसे कह सकते हैं। तो इन्हीं पर्वतों के नाम पर इसका नाम रखा गया है विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब चूंकि लोकेशन इसकी कहां है? लोकेशन है इसकी बिल्कुल बीच में, यहां सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हालांकि विस्तार तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन हम स्थिति के हिसाब से देखें तो भारत के मध्य में है। तो चूंकि मध्य में है इसी वजह से विद्यार्थियों विंध्य क्रम की चट्टानें क्या करती हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं वो गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच विभाजक का कार्य करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं वो गंगा के मैदान, क्योंकि बीच में पड़ जाएंगी ना भाई, यहां पर बीच में पड़ जाएंगी तो क्या होगा, एक और उत्तर में हो जाएगा गंगा का मैदान, दूसरी ओर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो बीच में है विंध्य क्रम की चट्टानें। इसी वजह से विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं विद्यार्थियों इनको कहा जाता है गंगा और दक्कन के पठार के बीच की विभाजक रेखा। अगर हम इनका विस्तार देखें विद्यार्थियों तो विस्तार इनका मध्य भारत में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ यहां मान लीजिए, यहां तकरीबन मैप पे आप इसे आसानी से देख पाओगे। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक। सासाराम इतिहास में शायद आपको याद होगा, सासाराम वही जगह है जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। तो इस पूरे एरिया में, यानी राजस्थान से लेकर इधर बिहार तक, ये पूरे एरिया में फैली हुई हैं विंध्य क्रम की चट्टानें जो विभाजक का कार्य करती हैं गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में। तो ये इनका विस्तार हो गया। अब हम देखें कि यहाँ कौन कौन सी चीजें मिलती हैं विंध्य क्रम की चट्टानों में, मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज हमें यहाँ प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में हमें क्या क्या मिलता है? विंध्य क्रम की चट्टानों में हमें यहाँ पर चूना पत्थर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है? यहाँ पर हमें चूना पत्थर मिल जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर मिल जाएगा, आपको चीनी मिट्टी मिल जाएगी, आपको कॉपर क्ले मिल जाएगी, और यहाँ आपको मिल जाएगा क्या? लाल बलुआ पत्थर। ध्यान रखना, विंध्य क्रम की चट्टानों में ही हमें मिल जाता है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर जो है विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा इमारती पत्थर है और भारतीय इतिहास में बहुत सी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से ही हुआ है। उदाहरण के लिए हम देखें तो लाल किला, एक बार किसी वनडे एग्जाम में ये पूछा गया था कि लाल किले का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है। तो लाल किला जो बना है वो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। अब लाल बलुआ पत्थर देखिए कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको और हमने तो कभी देखा ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यूपी में, यहाँ पर अधिकांश घरों में एक पत्थर इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं पटिया। वो पटिया पत्थर जो होता है विद्यार्थियों लाल रंग का होता है और उस पर सफेद छींटे होते हैं, वही एक्चुअल में बलुआ पत्थर है, ध्यान रखना। तो बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, कॉपर क्ले हो गई, ठीक है।
ये सारी की सारी चीजें जो हैं, या चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन जो हो गया, ये सारे के सारे हमें विंध्य क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, विंध्य क्रम की चट्टानों में ही दो बड़ी प्रसिद्ध जगह हैं जिनके नाम है पन्ना और गोलकुंडा। शायद इनके नाम आप लोगों ने सुने हो। इन्हीं चट्टानों में दो बड़े ही फेमस जगह हैं, पहली है पन्ना और दूसरी है गोलकुंडा। पन्ना विद्यार्थियों फेमस है किसके लिए? पन्ना और गोलकुंडा दोनों ही फेमस हैं विद्यार्थियों हीरे के लिए। ध्यान रखना, हीरा। पन्ना जो है विद्यार्थियों, ये मध्य प्रदेश में हीरे की बड़ी ही प्रसिद्ध खान है पन्ना। गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और गोलकुंडा की खान ही वो खान है जहां से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और पन्ना तो बहुत ही फेमस है। तो चाहे हीरे की बात हो, पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए भारत में हीरा जो है किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा, तो फिर आप जवाब देंगे विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलेगा। ठीक है, कौन सी अगर खान से मिलेगा तो वो तो खैर बहुत ही कॉमन है, सबको पता ही है। वो कहां मिलेगा हमें? वो मिलेगा पन्ना और गोलकुंडा की खानों में, जो कि मुख्य रूप से यहीं मिलते हैं। अब विंध्य क्रम की चट्टानों में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि विंध्य क्रम की चट्टानें ही वो चट्टानें हैं जहां पर सबसे पहले आपको जीवाश्म मिलेगा। ध्यान रखना, ऊपर वाली तीन चट्टानों में चाहे आर्कियन क्रम की हो, चाहे धारवाड़ क्रम की हो, चाहे कोडप्पा हो, इनमें जीवाश्म नहीं मिलेगा। जीवाश्म आपको सबसे पहले किन चट्टानों में मिलेगा? जीवाश्म आपको सबसे पहले विद्यार्थियों विंध्य क्रम की चट्टानों में ही मिलेगा। ठीक है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों में ही आपको बहुत सारे खनिज मिल जाते हैं, और विंध्य क्रम की चट्टानों में ही आपको हीरे की खानें मिल जाएंगी, और विंध्य क्रम की चट्टानों में ही जीवाश्म आपको मिलेगा, और विंध्य क्रम की चट्टानें ही गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच विभाजक का कार्य करते हैं। ध्यान रखना। और अब चूंकि देखिए विंध्य क्रम की चट्टानों से ही देखो क्या मिल रहा है, यहाँ चूना पत्थर मिल रहा है, चीनी मिट्टी मिल रही है, बलुआ पत्थर मिल रहा है। इस वजह से कभी कभार क्या होता है, इन सबको मिलाकर एक वर्ड दे देता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए भवन निर्माण सामग्री। ठीक है, अब बाकी नाम अलग अलग ना देके, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर ना देकर के एक नाम दे दिया उसने कि भवन निर्माण सामग्री जो है किन चट्टानों से प्राप्त होती है। तो ये देखो कॉमन सेंस है। ठीक है ना, अब हर चीज तो बताई नहीं जा सकती कि भाई एग्जामिनर क्या नया शब्द ले आए, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चूंकि देखिए यहां से हमें चूना पत्थर मिल रहा है, लाल बलुआ पत्थर मिल रहा है, चीनी मिट्टी मिल रही है, कॉपर क्ले मिल रही है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस्तेमाल होती हैं घर बनाने में, भवन बनाने में। इस वजह से इसे हम कह देते हैं भवन निर्माण सामग्री। तो अगर इस तरीके से भी आ जाए कि भवन निर्माण सामग्री किन चट्टानों में मिलेगी, तब भी जवाब विंध्य क्रम की चट्टानें ही होंगी। और विंध्य क्रम की चट्टानों से हम आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो आ जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें अब आ जाएंगी विद्यार्थियों इसके आगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अगर बात की जाए तो ये जो चट्टानें हैं उस समय में बनी है जिस समय में धरती पर डायनासोर राज कर रहे थे। और डायनासोर किस क्रम में राज कर रहे थे, तो मैं समझता हूं ये तो सबको पता होगा कि डायनासोर किस युग में थे। हॉलीवुड की बड़ा ही फेमस फ्रेंचाइजी है जुरासिक पार्क, बहुत ही फेमस है। तो जुरासिक एज में ही जिस समय धरती पर राज था डायनासोर्स का, उसी समय में निर्माण हुआ गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। ठीक है, जिस समय धरती पर डायनासोर्स का युग था उसी समय में निर्माण हुआ विद्यार्थियों गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। अब ये जो चट्टानें हैं चूंकि डायनासोर्स के समय में बनी है, तो स्पष्ट रूप से यहां जीवाश्म आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो जीवाश्म आपको विंध्य क्रम की चट्टानों में भी मिलते हैं और गोंडवाना में भी मिलते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये जो चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण जो है नदी घाटियों के द्वारा एकत्रित किए गए निक्षेपों के द्वारा हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो बनी हैं विद्यार्थियों, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो पदार्थ हैं उनके एकत्र होने की वजह से बनी है। ठीक है, नदियों के द्वारा जो भी बहाकर जो चीजें इकट्ठी कर दी गई हैं, उन्हीं इकट्ठे हुए पदार्थों की वजह से निर्माण हुआ है किसका, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। नदियों के द्वारा जो निक्षेप बहाकर लाए गए उनकी वजह से जो
जो चट्टानें बनी वो है विद्यार्थियों गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो चट्टानें हैं नदियों के द्वारा बहाए गए जो बहाकर लाए गए पदार्थ हैं उनके द्वारा बनी है, तो नदियों के किनारे ही ये मुख्य रूप से मिलेंगी। कहाँ कहाँ मिलेगी, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी गोदावरी घाटी में, मैप पर आप आसानी से देख पाओगे, गोदावरी घाटी में, महानदी घाटी में, राजमहल में, सतपुड़ा में, महादेव पहाड़ी में, कश्मीर में, दार्जिलिंग में, सिक्किम में और असम में। इन सभी क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है विद्यार्थियों गोंडवाना क्रम की चट्टानों की सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि भारत में जितना भी कोयला हम निकालते हैं, जितना भी, उसका 98% कोयला सीधे सीधे गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। हमें ध्यान रखिएगा, भारत में मिलने वाला 98% कोयला, यानी तकरीबन सभी हो गया, ठीक है। तो भारत में मिलने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। भारत में मिलने वाला 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। और अगर कोई ये पूछ ले कि ये कोयला जो हमें मिलता है गोंडवाना से ये किस प्रकार का है, तो विद्यार्थियों कोयला जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कोल जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है, सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। वैसे 4 प्रकार के मैंने बता दिए, ठीक है, 4 ही प्रकार के होते हैं वैसे तो, है ना, लेकिन सामान्य रूप से 3 आपको मिल जाते हैं। तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें यहां जो कोयला मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो कोयला मिलता है वो मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां जो कोयला हमें मिलता है विद्यार्थियों, ये जो कोयला है ये किस प्रकार का है, ये कोयला है विद्यार्थियों मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का। और कहां मिलेगा हमें, ये जो कोयला है ये कोयला जो है हमें मिलता है मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है। जैसे झारिया में मिल जाएगा, बोकारो में मिल जाएगा, रानीगंज में, ठीक है, कोरबा में, ये सब आपके प्रमुख, या सिंगरैनी, ये जो है आपके सर्व प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। और जहां कोयला क्षेत्र है वहां आप समझ जाइए कि ये जो जगह है ये जो जगह है आपकी ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है हमने पढ़ी चट्टानें। अब इसमें एक चट्टान और है जिसका नाम है विद्यार्थियों दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो एक प्रकार की चट्टान और है, उसे भी देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए विद्यार्थियों, अगली जो हमारे पास चट्टानें हैं वो हैं दक्कन ट्रैप, और ये अंतिम है। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम को हम फोकस कर लें कि दक्कन ट्रैप बेसिकली ये नाम जो है कैसे आया है। तो एक्चुअल में ये जो चट्टानें हैं इन्होंने निर्माण किया दक्कन के एरिया का, दक्कन के पठार का, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं दक्कन। अच्छा, ट्रैप क्यों कहते हैं इनको, तो जब ये चट्टानें बनी तो इन चट्टानों में बहुत सारे जीव जंतु फंस गए, इसी वजह से इसे कहा जाता है ट्रैप। देखेंगे कैसे फंसे वो, अभी हम जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए दक्कन ट्रैप देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिटेशियस युग के अंत में, क्रिटेशियस युग के अंत में पश्चिमी भारत में विदर्भ में, महाराष्ट्र में एक जगह है विद्यार्थियों विदर्भ, तो क्रिटेशियस युग में पश्चिमी भारत के विदर्भ में व्यापक ज्वालामुखीय घटनाएं हुई। मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्भव हुआ या लावा का उद्भव हुआ। कहां उद्भव हुआ विद्यार्थियों, पश्चिमी भारत के विदर्भ में, इस एरिया में क्या हुआ विद्यार्थियों, ज्वालामुखी उद्भव या लावा उद्भव हुआ। यहां लावा उद्भव, जब यहां से लावा निकला तो देखिए लावे की प्रकृति क्या होती है कि लावा निकलता है और जब इतना गर्म होता है वो तो बिल्कुल पतला पतला होता है जूस की तरह, और जब बाहर निकलता है तो बहुत, चूंकि गर्म होता है इस वजह से बहुत बड़ी एरिया में फैल जाता है।
लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ठोस होता जाएगा। तो हुआ ये विद्यार्थियों कि बहुत सारा लावा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये जगह थी, यहाँ पर हुआ लावा का उद्भव, और उद्भव होने के बाद लावा जो है क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला और ठंडा होकर जम गया। ठीक है, फिर अगली परत आई यहाँ पर, जब दोबारा से ज्वालामुखी उद्भव हुआ, लावा का उद्भव हुआ, तो फिर से आपका लावा बाहर आया और ठंडा होकर के जम गया। तो बेसिकली हुआ ये कि जहाँ से लावा निकलकर ठंडा होता गया वो स्थान जो है अपने अन्य सीमावर्ती स्थानों से ऊंचा हो गया। भाई ऊंचा हो ही जाएगा क्योंकि इस पर बार बार लावे की परत जमा हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये स्थान हो गया अपेक्षाकृत ऊंचा। अब ऊंचा हो गया, अब इतना भी ऊंचा नहीं होगा कि पहाड़ बन जाए, सामान्य ऊंचा हो गया अपने बराबर वाले स्थानों से। तो इस वजह से हमने इसे क्या कह दिया, हमने इसे कह दिया पठार। ये क्या हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया पठार। ठीक है, अब दक्कन का पठार जो है मुख्य रूप से अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये आपको मुख्य रूप से 3 जगह पर विस्तृत मिलेगा। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है ये 3 स्थानों पर विस्तृत है। कहाँ कहाँ, हल्का सा गुजरात में, एमपी में और महाराष्ट्र में। ध्यान रखना 3 स्टेट को कवर करता है दक्कन का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। अब ये जो इलाका है विद्यार्थियों काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, ऊंचा तो उठ ही जाएगा। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो क्या हुआ, ऊंची जगह बन गई, है ना, जिस वजह से ये हिस्सा ऊपर उठ गया। तो हमने क्या कह दिया, ये पठार है। अब जिस जगह ये उद्गार हुआ वो जगह है दक्कन, तो हमने क्या कह दिया, इसे दक्कन का पठार। हमने इसे दक्कन का पठार कह दिया। ट्रैप क्यों कहा, तो ट्रैप इसलिए कहा विद्यार्थियों, जब यहाँ से लावा जो है बाहर बहते हुए जाता है तो इस लावे के संपर्क में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। मान लीजिए कोई घायल जीव जंतु है जो लावे के प्रभाव में भाग नहीं पाया, तो क्या होगा, इसमें आकर के नीचे, इसके नीचे दब जाएगा, ट्रैप हो गया, फंस गया। तो इस वजह से हमने इसे क्या कह दिया, दक्कन ट्रैप। तो ये जो है मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा के प्रभाव से जो सीढ़ीदार, अब ये सीढ़ीदार ही है एक तरीके से, एक के ऊपर, जब आप इन्हें एक किनारे से देखोगे तो एक परत आपको ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, तो सीढ़ीदार है ना। तो बेसाल्ट लावा के, लावा से जो चट्टान बनती हैं 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो बेसाल्ट लावा के प्रभाव से जो सीढ़ीदार भू आकृतियां बनी हैं, इन्हीं सीढ़ीदार भू आकृतियों को हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दक्कन ट्रैप क्या है। विस्तार कहां कहां है, तो मैंने आपको बताया गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, इन 3 स्टेट्स में इसका विस्तार है। अब चूंकि जहां कहीं भी देखिए, जहां कहीं भी लावा चट्टानें होंगी, कौन सी, ग्रेनाइट नहीं, बेसाल्ट। तो जहां कहीं भी लावा चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो जब भी आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों में क्षरण होता है तो इन्हीं क्षरण के फलस्वरूप, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ताप, दाब, वर्षा के कारण क्या होगा, इन चट्टानों का क्षरण होगा और इन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप निर्माण होता है काली मिट्टी का। ध्यान रखना, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इन्हीं चट्टानों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है काली मिट्टी का, या जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कह करके पुकारते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मिलती हैं कहाँ पे, दक्कन ट्रैप में। ठीक है विद्यार्थियों, तो मुख्य रूप से आज हमने जो चट्टानें पढ़ी उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हमने कौन सी चट्टानें पढ़ी सबसे पहले हमने चट्टानें पढ़ी आर्किन क्रम की चट्टानें। आर्किन क्रम की चट्टानों का जब अपकर्षण हुआ, उनका निक्षेपण हुआ, तो बनी कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब निक्षेपण हुआ तो निर्माण होता है कोडप्पा क्रम की चट्टानों का, और जब कोडप्पा क्रम की चट्टानों से हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाती हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम से आगे बढ़ते हैं तो आ जाती हैं गोंडवाना, और गोंडवाना से आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है दक्कन ट्रैप। ये सारी की सारी चट्टानें आज हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से अब यदि कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा और इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।